गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले सभी एक बार अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ रहे थे दक्षिणी भारत की वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, और आज हम दक्षिण भारत की उन नदियों की बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दक्षिण भारत की नदियां, ये हमारा टॉपिक था, और इसमें हमने अरब सागर में गिरने वाली लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और शरावती नदियों को पढ़ लिया था। तो आज हम दक्षिण भारत की उन नदियों की बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा और कृष्णा के बाद कावेरी। ये चार मुख्य नदी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब पहले आप थोड़ा सा ये देखें कि इनसे क्वेश्चन क्या आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, और वो ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, वर्तमान में वैसे देखें तो ये विवादित क्वेश्चन है भारत में लगातार। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी को। क्यों कहते हैं वो भी सुने, क्योंकि उत्तर भारत की हमारी सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा है, और दक्षिण भारत की हमारी सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। और इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। वृद्ध गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले उत्तर का मैदान और हिमालय तो थे ही नहीं। उस समय हमारे भारत की यही नदी थी, लेकिन उस समय भारत नहीं था, गोदावरी नदी बहती थी, तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। भारत नहीं लगा, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा होती है कावेरी। क्यों होती है तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर भारत में पवित्र नदी गंगा और दक्षिण भारत की पवित्र नदी कौन है, कावेरी। इसलिए दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, कावेरी को। एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी, कौन सी झील गोदावरी और कृष्णा के मध्य बाढ़ के समय संतुलन बनाती है, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए यहां एक झील है कोलेरू, कोलेरू, जो कि गोदावरी और कृष्णा के मध्य बाढ़ के समय संतुलन बनाने का कार्य करती है। ये आपकी बात है। फिर एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी में वर्ष भर जल लगभग समान रहता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बताओ किसमें रहता है, कावेरी में। क्यों रहता है कावेरी में, कोई बताएगा। तो इसका कारण ये होता है कि कावेरी पश्चिमी घाट से, कर्नाटक से जहां से निकलती है, वहां हमारे मानसून पवनें वर्षा करती है, और निचले भाग में जहां चेन्नई के पास गिरती है वहां लौटते मानसून की पवन वर्षा करती है। ये सारे फैक्ट्स मैं बड़े डिटेल से बताने वाला हूं, आप वीडियो को आखिर तक देखें। इस सेशन को यदि आप कंप्लीट अटेंड करते हो तो आपको सारी नदियां समझ में आएंगी। तो आज हम वो नदी पढ़ेंगे दक्षिण भारत की जो कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे पहली नदी हम महानदी पढ़ेंगे। कौन सी नदी पढ़ेंगे, महानदी। महानदी को आप देखें, ये हमारा भारत, और महानदी यहां छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला, रायपुर, और रायपुर जिले में भी यदि स्थान की बात करो तो सीहवा, सीहवा स्थान है। वहां से ये निकल के उड़ीसा के कटक, कटक, कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आपसे कोई पूछ ले महानदी किस राज्य की मुख्य नदी है, तो महानदी उड़ीसा राज्य की मुख्य नदी है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग उड़ीसा में ही बहता है। इस नदी पर उड़ीसा में एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। क्या बांध है भी, हीराकुंड बांध। और इसके अलावा, हीराकुंड बांध के अलावा उड़ीसा में ही एक टिक्करपाड़ा बांध बना हुआ है, टिक्करपाड़ा।
और एक नराज बांध बना हुआ है, नराज बांध। तो आपको याद रखने हैं हीराकुंड बांध, टीकरपाड़ा बांध और नराज बांध किस नदी पर बने हुए हैं? महानदी पर। और किस राज्य में बने हुए? उड़ीसा में। और महानदी किस राज्य की मुख्य नदी है? उड़ीसा की। ये आपकी एक नदी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी की। गोदावरी नदी की क्या खास बात है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो गोदावरी है। ये इंपॉर्टेंट की पावर आपके लिए 1000 है। बड़े ध्यान से समझें इसको, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है। और सबसे पहले तो आप ये देखें गोदावरी नदी निकलती कहां से है? तो आप देखोगे महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, नासिक जिला, और नासिक जिले से निकल के यहां गिरती है। इसका उद्गम कहां है? महाराष्ट्र में नासिक जिले में त्रियम्बक की पहाड़ी से ओके। उसके बाद आप देखोगे तो ये गिरती कहां है? इसका अंत कहां होता है? राजमुंद्री आंध्रा तट तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपने सुना होगा। राजमुंद्री के निकट ये नदी कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिर जाती है अभी? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। याद रखें, उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी, और पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। ये तीनों बातें आप याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 44% महाराष्ट्र में फैला हुआ है और 23% आंध्रा व तेलंगाना में फैला हुआ है और 20% भाग इसका मध्य प्रदेश में फैला हुआ है गोदावरी का, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदियां जो होती हैं वो मध्य प्रदेश से आती हैं, आप याद रखें। अब इसमें सहायक नदियों को देख लेते हैं। एक बार छोटा सा मैं एक मानचित्र बनाता हूं, आप समझें। ये गोदावरी नदी है और ये गोदावरी नदी यहां आके डेल्टा बना लेती है बंगाल की खाड़ी में, यहां डेल्टा बना लेती है। तो आप यहां तक की इसकी स्थिति को समझें। सबसे पहले इसके दक्षिण की ओर से, यानी कि आप ये कह सकते हो दाईं ओर से एक सहायक नदी मिलती है मंजरा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मंजरा पे एक बांध भी बना हुआ है, निजाम सागर बांध। और इस गोदावरी में बाकी सब नदी उत्तर से आती हैं, यानी कि बाईं ओर से आती हैं। सबसे पहले यहां एक नदी आती है दूधना, ऊपर से एक नदी आती है पूर्णा। दूधना और पूर्णा दोनों मिलके ये आपकी गोदावरी में मिल जाती हैं। ये मुख्य भाग है गोदावरी का जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से आया है, नासिक से वो वाला भाग है। फिर इसमें यहां एक नदी मिलती है, देखो यहां पेनगंगा, और पेनगंगा में ऊपर से आके एक नदी मिलती है वर्धा। अब पेनगंगा और वर्धा दोनों आपस में मिलती हैं और दोनों आपस में मिलके और फिर जाके किसमें मिल जाती हैं? आगे गोदावरी में। इससे पहले इसमें पेनगंगा और वर्धा में एक नदी और मिलती है जिसका नाम होता है वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, दूधना, और एक लास्ट नदी इंद्रावती। ये तो आपकी चित्र की बात हो गई। वैसे आप देखो तो उत्तर से आने वाली कौन सी सहायक नदी है? उत्तर से आने वाली दूधना, या आपकी दूधना रही। दूधना के बाद पूर्णा के बाद पेनगंगा के बाद वर्धा के बाद
ये इंद्रावती और एक नदी और भी होती है वैसे, प्राणहिता, प्राणहिता। और नीचे से आने वाली बाईं ओर से दक्षिण से एक ही नदी है मंजरा, जिसके ऊपर निजाम सागर बांध बना हुआ है। और आप देख सकते हो कि ये जो नदी है, जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी में अनेक सहायक नदी मिलती हैं, वैसे दक्षिण भारत में दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वृद्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, गोदावरी में मिलती हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये सारी नदियां इधर विंध्याचल से निकल के आती हैं और इसी विंध्याचल से उधर से चंबल, बेतवा, केन, सोन गंगा नदी में जाएंगे। तो इस प्रकार विंध्याचल पर्वत जो है वो गंगा व गोदावरी नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है। आप याद रखें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, वैसे एनसीईआरटी इसको सीधा लिखती है दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा कहते हैं। उत्तरी गंगा गंगा, दक्षिणी गंगा गोदावरी, इसको दक्षिणी गंगा नदी कहा जाता है। आपकी ये गोदावरी नदी होगी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद मैं आपको कृष्णा नदी बताता हूं। गोदावरी के बाद कृष्णा नदी, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी लंबी नदी कृष्णा। आपको पता है ये प्रायद्वीपीय भारत, ये गोदावरी नदी आई और ये कृष्णा नदी, ये दोनों जहां गिरती हैं वहां डेल्टा दोनों एक साथ बनाती हैं और इसी को गोदावरी व कृष्णा का डेल्टा कहते हैं। तो ये गिरती तो वही है जहां कृष्णा नदी गोदावरी नदी गिरती है। आप इसके अलावा इसकी बात देखें। पहली बात, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी, पहली कौन थी भी? गोदावरी। दूसरी कौन है? कृष्णा। याद रखें इसकी लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। इसका अपवाद क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां है? कर्नाटक में 44%, महाराष्ट्र में कितना है? 27%। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, बच्चा इतनी डीपली पढ़ना नहीं चाहता। ये हमारे एक विडंबना है कि आपको ए फॉर एप्पल सिखाया जा सकता है, जमाने के साथ ए फॉर आपको एरोप्लेन सिखाया गया तो आप सीखने के लिए मना करोगे। जो बच्चा ए फॉर एप्पल को छोड़ के ए फॉर एरोप्लेन सीखता है वही कामयाबी हासिल करता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान से सुने। क्यों? क्योंकि आप अपने परंपरागत विचारों को छोड़ना नहीं चाहते, और जब तक परंपरागत विचारों को नहीं छोड़ोगे नए विचार आपके दिमाग में नहीं आ सकते। और वर्तमान परिदृश्य के अनुसार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कृष्णा नदी का अधिकतम क्षेत्र कहाँ? कर्नाटक। कोई बच्चा नहीं करेगा, उसको लगता है कि कृष्णा तो जाके आंध्र प्रदेश में गिरती है, तो अपवा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में होगा। नहीं भाई, जहां निकलती है वहां इसकी छोटी छोटी सहायक नदी भी तो आएंगी, तो अपवा क्षेत्र सहायक नदी भी तो बनाती है। सबसे ज्यादा कृष्णा का अपवा क्षेत्र कर्नाटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब इसकी दो फॉर्मल बातें। उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र में सह्याद्री के महाबलेश्वरम से, महाबलेश्वरम से होता है साहब, बिल्कुल। और ये आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा के निकट आप छोटी बारीक बात करो तो वहां एक खाड़ी है, काकीनाडा की खाड़ी। काकीनाडा की खाड़ी, उस काकीनाडा की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी पर कर्नाटक में एक बांध बना हुआ है, अलमाटी बांध, जो कि कृष्णा जल विवाद में बहुत सुर्खियों पर रहा है, क्योंकि कर्नाटक सरकार इस अलमाटी बांध को रोककर ज्यादा पानी रोक लेती है और इसीलिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस बात को लेकर विवाद होता है।
अलमाटी बांध कर्नाटक में है, जो कृष्णा जल विवाद के समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, कहां पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, नागा अर्जुन सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध। आपको नागार्जुन सागर की बांध बताऊं तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो बहुत प्रसिद्ध बांध है आंध्र प्रदेश का। ये अलमाटी बांध के बांध है, इसलिए जब अलमाटी बांध में पानी ज्यादा रोक लिया जाता है तो नागार्जुन सागर बांध में पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए तो यहां आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विवाद होता है। अब आपको थोड़ा सा इसकी नदी का परिप्रेक्ष्य से बताता हूं कैसे ये नदी निकलती है। ये आपकी नदी है कृष्णा। कौन सी नदी है? कृष्णा। कृष्णा नदी में इधर से एक नदी सहायक आती है भीमा, जिधर जाती है उधर आप मुंह कर लो, फिर आपका दायां बायां, नदी का दायां बायां होगा। यहां एक नदी आती है छोटी सी तुंगा, और इधर से आती है भद्रा, भद्रा, और दोनों मिलके बन जाती हैं तुंगभद्रा, और ये फिर जाके आगे मिलती है कृष्णा में। तो ये आपकी खास बात है। इसके अलावा इधर से दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा नदी भी मिलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस तुंगभद्रा नदी पर भी एक बांध है, और वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर है। तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की सीमा पर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर। और इस बांध से विश्वेश्वरैया इस्पात कारखाना, कर्नाटक में, आपको पता भी होगा, विश्वेश्वरैया इस्पात उद्योग या कारखाना को जलापूर्ति होती है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि विश्वेश्वरैया इस्पात उद्योग को जलापूर्ति किस बांध से होती है? तुंगभद्रा बांध से। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बना हुआ? तुंगभद्रा पर। यदि ऑप्शन में नहीं हो तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अब आप समझें, लास्ट में ये नदी जहां समुद्र में मिलती है उसी के पास गोदावरी भी मिलती है। तो ये नदी समुद्र में मिलने से पहले गोदावरी और कृष्णा दोनों आपस में मिल जाती हैं, और इनकी संयुक्त धारा बहुत चौड़ी हो जाती है यहाँ। और इन दोनों के बीच में यहाँ एक झील है, कोलेरू झील, जो पूरे दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये गोदावरी और कृष्णा में बाढ़ के समय संतुलन का कार्य करती है। जब बाढ़ आती है तो जब तक इस में पानी भरता है तब तक लोग इससे बच सकते हैं, संतुलन बनाती है। और इन दोनों नदियों का डेल्टा जो है वो धान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, और इसीलिए इस डेल्टा को दक्षिण भारत का, इस डेल्टा को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं इसकी आपको सहायक नदी और बता देता हूं। वैसे मैंने समझा तो दी, थोड़ा सा लिख के और समझ लें। सहायक नदी कोयना, कोयना महाराष्ट्र में बहती है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना नदी पर कोयना बांध बना हुआ है, जिसके कारण कोयना का भूकंप आया था 11 दिसंबर 1967 को। और कोयना के बाद पंचगंगा, पंचगंगा के बाद दूध गंगा, दूध गंगा के बाद घाट प्रभा, और घाट प्रभा के बाद भीमा, और भीमा के अलावा तुंगभद्रा। ये आपकी सहायक नदी है। मैं तो ये कहता हूं कि गोदावरी और कृष्णा की सहायक नदी जरूर पढ़ें बहुत अच्छे से। गंगा की दाईं और बाईं ओर की सहायक नदी, गोदावरी की दाईं और बाईं ओर की सहायक नदी, लेकिन कृष्णा की सिर्फ सहायक नदी देख लो, क्योंकि इसमें नीचे से तुंगभद्रा ही आती है, बाकी सब उत्तर से आती। ये इसकी सहायक नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे ज्यादा अपवाद क्षेत्र कर्नाटक में है, उद्गम महाराष्ट्र के सह्याद्री में
महाबलेश्वरम से विजयवाड़ा के पास काकीनाडा की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन बांध है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश की सीमा पे तुंगभद्रा बांध है और तुंगभद्रा बांध से विश्वस्तरीय इस्पात उद्योग को जलापूर्ति होती है। सहायक नदी कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा है, ये इसकी सहायक नदी है। इसके बाद हम बात करेंगे कावेरी की। कावेरी नदी, कावेरी नदी की क्या खास बात है? बड़ी नदियों की बात करें, महानदी गोदावरी कृष्णा की, तो ये महानदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा और ये कावेरी। कावेरी सबसे दक्षिणी है, लेकिन इसके नीचे एकदम मन्नार की खाड़ी में एक नदी और गिरती है, वैगई। वैगई नदी। आपसे कोई पूछ ले भारत की दक्षिणतम कौन सी नदी है, तो वैगई नदी है, याद रखें। कावेरी नदी की बात बताता हूं, इसका उद्गम कहां से है, तो सब दक्षिण भारत की मुख्य नदी इस पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो यही पश्चिमी घाट में कर्नाटक, और कर्नाटक में कुर्ग जिला, और कुर्ग जिले में बर्मागिरी की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? कर्नाटक में कुर्ग जिले में बर्मागिरी की पहाड़ी से निकलती है। और तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। सबसे ज्यादा अपवाद क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। ये तो आप वैसे भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि आप इधर से देखते हो और इधर से। तमिलनाडु में इसके कुल अपवाद क्षेत्र का 56% है, तो आधे से अधिक भाग तमिलनाडु में बहता है। ये आप वैसे भी गलत नहीं करने वालों, क्योंकि आपका आइडिया भी उधर से ही होता है। और इसकी सहायक नदी कौन सी होती है? बहुत ज्यादा नहीं होती। सहायक नदी गंगा की, गोदावरी की, कृष्णा की याद करनी, बाकी की जरूरत नहीं है। एक सहायक नदी काबिनी, भवानी और अमरावती। अमरावती ये मुख्य सहायक नदी हैं। इस कावेरी नदी पर आपको पता हो तो एक जलप्रपात है, और उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात। सभी जलप्रपातों की ऊंचाई, राज्य, नदी, तीनों चीजें एक साथ करवाऊंगा, अभी ध्यान से सुनते चले। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर, उस जलप्रपात पर 1902 में भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। ध्यान से सुने, भारत में पहली बार बिजली जो बनाई गई थी वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बनाई गई थी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में, पश्चिमी बंगाल में बना के देखी गई थी। लेकिन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो शिव समुद्रम पे लगाई गई थी, ये आप याद रखें। ओके। और इस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और ये एक पवित्र नदी है। और इस नदी पर तमिलनाडु में एक परियोजना है, पायकारा परियोजना। पायकारा परियोजना। अब आपको इस नदी की सबसे जो बेहतरीन बात है वो सुनो। ये नदी जहां से निकलती है कर्नाटक में, वहां ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन अच्छी वर्षा करते हैं। पश्चिमी घाट पे तो करती है, उससे इसमें पानी आता रहता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो अक्टूबर में भी आता रहता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक यह मानसून लौटती है। फिर यहां नवंबर दिसंबर में जैसे लौटते मानसून की पवनें आती, तो वो तमिलनाडु तट पे वर्षा कर देती। सुना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कावेरी नदी के ऊपरी भाग में वर्षा करती हैं, और लौटते मानसून की पवन कावेरी के निचले भाग में वर्षा करती हैं। और इसीलिए कावेरी दक्षिणी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जहां वर्ष भर जल लगभग बराबर रहता है। यानी कि दक्षिण भारत की
एकमात्र ऐसी नदी जो सबसे कम उतार चढ़ाव के साथ बहती है, पानी लगभग बराबर बना रहता है, ऐसी एकमात्र नदी आपकी कौन है दक्षिण भारत में? कावेरी है। याद रखें इस बात को। और ये आपकी कावेरी नदी कंप्लीट होगी तो आप एक स्क्रीनशॉट लें। अब मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली छोटी छोटी और नदियों की बात बताता हूं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अन्य नदी कौन सी है जो छोटी नदी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली छोटी नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली छोटी नदी कौन सी है? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रखती, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर में गिरती है। तो सबसे पहले छोटी नदी है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी आपको पता होनी चाहिए। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, और गिरती कहां है, बहती कहां है? उड़ीसा में, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्राह्मणी नदी कहां बहती है, समझ में आई? उसके बाद एक छोटी नदी और है वैतरणी। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी जो है ये क्योंझर, क्योंझर उड़ीसा में नाम सुना होगा, क्योंझर, क्योंझर के पठार से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई आपके कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये सबसे ऊपर हो गई, उड़ीसा ऊपर ही तो है। तीसरे नंबर पे यहां एक छोटी नदी है सवर्ण रेखा नदी। सवर्ण रेखा नदी, सवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और वास्तव में बात करें तो ये कोयल, कोयल एक नदी, कोयला, कोयला नदी अलग है, कोयल नदी अलग है। कोयल व साख नदी से मिलकर बनती है। कोयल और साख नदी मिलकर सवर्ण रेखा नदी बनाती हैं, और ये छोटा नागपुर से होकर सीधी उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद छोटी एक नदी और पेन्नार, पेरियार और पेन्नार में आपके गड़बड़ हो जाती है, तो आप याद रखें पेरियार अरब सागर में गिरती है, पेन्नार बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में आ जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक बात और भी बता दूं इसकी कि ये जो पेन्नार नदी है ये कृष्णा के दक्षिण में और कावेरी के उत्तर में बहती है। तो कृष्णा व कावेरी के मध्य बहती है, कृष्णा और कावेरी के मध्य बहने वाली नदी है पेन्नार नदी। एक छोटी नदी और है पालार नदी। पालार नदी, पालार जो आपकी नदी है वो कहां बहती है? तो ये कर्नाटक में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती है, और फिर तमिलनाडु में होके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरे नाम याद रखना है पालार नदी, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद आपको एक और याद रखनी है वैगई नदी। अभी मैंने बताया था वैगई नदी, वैगई नदी पाक की खाड़ी में गिरती है। पाक की खाड़ी जो है वो आपकी भारत और श्रीलंका के मध्य है, इसलिए वैगई नदी भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। दक्षिणतम नदी वैगई नदी है, और ये कहां गिरती है? आपकी वैगई नदी पाक की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कंप्लीट हो गई। हम इसके बाद छोटी सी और बातें जो कई बार पूछ ली जाती हैं और हमें अभाव में नहीं पता होता, वैसे आप किसी भी गाइड से भी पढ़ सकते हो इन बातों को। नदियों के किनारे बसे शहर, तो मैं आपको इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं, तो आप सीधा सीधा समझ लें कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। मैं आपको यहाँ नदी बताऊंगा, यहाँ शहर। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए ताकि आपके सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो आप
आसानी से याद कर लोगे। गंगा नदी, गंगा नदी जो है उसके ऊपर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? मुख्य मुख्य की बात करेंगे, हरिद्वार सबको पता है, कानपुर सबको पता है, पटना, वाराणसी। अब आप कहोगे सर बहुत सारे थे, तो जहां मैंने बताया ही था भी गंगा नदी में किसके निकट कौन सी नदी मिलती है, गंगा में कौन सी नदी कहां मिलती, सारे नगर थे, लेकिन मुख्य नगर यही थे। इसके बाद सिंधु नदी, सिंधु नदी पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं किनारे? तो भारत की बात करें तो लेह, और पाकिस्तान की बात करें तो मुख्य रूप से कराची, कराची बंदरगाह। 3 नंबर पे झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। आपको मैंने बताया भी था, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। उसके बाद आप 4 नंबर पे यमुना नदी को ले लो। यमुना नदी पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? आगरा यमुना के किनारे है, मथुरा, और एक दिल्ली हमने छोड़ ही दिया, दिल्ली। आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये किसके किनारे हैं भी? यमुना नदी के किनारे स्थित मुख्य शहर है। 5 नंबर पे साबरमती, साबरमती महात्मा गांधी की नदी, जहां महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम स्थित था, तो साबरमती के किनारे गांधीनगर गुजरात की मुख्य नदी है। गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती के किनारे हैं। ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं? जल्दी बताते चलो आप। ताप्ती के किनारे इधर से ले लेते हैं, सूरत, सूरत गुजरात में, नेपानगर, नेपानगर एमपी में है, और आपको पता होना चाहिए नेपी नगर भारत में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज जो है वो नेपानगर में ही बनते हैं, तो ये भी आपकी खास बात है। 7 नंबर हम नदी ले लेते हैं, सरयू नदी। सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अभी बीजेपी की सरकार है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ लें आपसे। 8 नंबर गोमती नदी, मैंने बताया था गोमती के किनारे तो बहुत सारे नगर बसे हुए हैं, और जिसमें मुख्य जो है वो लखनऊ है। गोमती के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। इसके बाद हम अगली नदी देखें तो दामोदर नदी। दामोदर, दामोदर नदी जो है इसके किनारे झारखंड में एक नगर बसा हुआ है, धनबाद। क्या बसा हुआ है? धनबाद। धनबाद झारखंड, और एक दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल। दुर्गापुर, धनबाद और दुर्गापुर ये दोनों दामोदर नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद 10 नंबर जो आपका नदी है वो हम लेते हैं सिप्रा नदी। सिप्रा, सिप्रा नदी जो है इसके किनारे उज्जैन नगर बसा हुआ है। उज्जैन। लगातार हम चलते चल रहे हैं। हुगली नदी के किनारे बताओ कौन सा नगर बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे कलकत्ता नगर बसा हुआ है। हुगली के किनारे कलकत्ता। एक बहुत छोटी सी मुख्य नदी मूसी, मूसी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? हैदराबाद। मूसी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। मांडवी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? मांडवी नदी। मांडवी के किनारे पणजी नगर बसा हुआ है, पणजी। उसके बाद आपकी एक नदी है कोयना। कोयना, महाराष्ट्र वाली कोयना, कृष्णा की सहायक नदी। कौन सा नगर बसा हुआ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बसा हुआ है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने सवर्ण रेखा नदी झारखंड में करवाई थी। सवर्ण रेखा नदी के किनारे आपका जमशेदपुर बसा हुआ है। एक महानदी, उड़ीसा की मुख्य नदी महानदी के किनारे कौन बसा हुआ है? कटक बसा हुआ है, कटक।
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भारत का कौन सा नगर बसा हुआ है? गुवाहाटी, गुवाहाटी भी कहते हैं इसको, गुवाहाटी बसा हुआ है। कितनी बातें कर लो भी। 18 नंबर पे नर्मदा के किनारे कौन सा मुख्य नगर बसा हुआ है? जबलपुर, जहां धुआंधार जलप्रपात स्थित है, जबलपुर बसा हुआ है। और लूणी नदी के किनारे आपका अजमेर बसा हुआ है। और इस प्रकार आप नदियों के किनारे बसे हुए नगरों को पढ़ सकते हो। ये आपके नदियों के किनारे बसे हुए मुख्य नगर थे जिनकी बात हमने आज की। आशा और उम्मीद दोनों ही करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के टॉपिक में हमारा इतना ही। कल हम बात करेंगे नदी जल प्रपात, नदी जल विवाद और भारत की प्रमुख झील। इनकी बातें हम कल करेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद सभी व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।